हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी तैयारी खूब चल रही होगी फाइनल एग्जाम के लिए। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था यूनिट 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। माय डियर, आज मैं इस यूनिट को कंप्लीट करूंगा और मेरा टारगेट है कि कमिंग वीक में जो हमारे 3 यूनिट रह गए हैं मैं उसको भी कंप्लीट कर दूं। तो विदाउट वेस्टिंग आइए शुरू करते हैं यूनिट 7 का पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू कपिल कॉमर्स पाठशाला। तो आइए सर शुरू करते हैं यूनिट 7 का पार्ट 2। तो पहला टॉपिक इसमें रहेगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग। सर, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब एक फर्म को प्रॉफिट होते हैं, फर्म अपना टैक्स दे देती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, जो अमाउंट बच जाता है हम उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इसके बेनिफिट ये होता है कि फर्म इसको जब चाहे यूज कर सकती है अपने फाइनेंस के लिए इस अमाउंट को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारा फाइनेंस का, क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड है। इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग कह सकते हैं, किसी से आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब फीचर्स क्या होते हैं रिटेन्ड अर्निंग की? सबसे पहले इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। भाई डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग आपका क्वेश्चन है सिक्योरिटी का। क्यों? आपको सपोर्ट मिल रही है हर समय। अगर कोई भी एडवर्स टाइम आ जाता है, कोई डिप्रेशन का टाइम आ जाता है, आपके पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। देन फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। कल को मेरे दिमाग में कोई नया प्रोजेक्ट आता है, मेरे को अपनी कंपनी के लिए नया प्रोजेक्ट लगा लेके आना है, कोई इनोवेटिव आइडिया दिमाग में आता है, तो मेरे को फंड्स की जरूरत है। तो रिटेन्ड अर्निंग मेरे पास पड़ी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेरे पास पड़ा है, मैं उसको यूज कर सकता हूं। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। भैया आपको अगर अपनी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा सोर्स है, क्योंकि आपको किसी को वापस ही नहीं करना है, रिटर्न ही नहीं करना है, ये आपका अपना पैसा है। देन कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। अगर आप चाहें तो सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग है उसको शेयर कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी के पास अच्छी रिटेन्ड अर्निंग आती है, अच्छा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, वो उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है और अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ बोनस डिक्लेयर कर देती है। देन बोरोड फंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, बोरोड फंड क्या होता है? जो फंड कंपनी बोरो करती है, लोन लेती है पब्लिक से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हम उसे बोल देते हैं बोरोड फंड। भाई कंपनी टाइम टू टाइम कुछ पैसा बोरो करती है ना, हम उसे क्या बोल देते हैं? बोरोड फंड। अब यहां पे बोरोड फंड के आपके सिलेबस में 6 सोर्सेस हैं। डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म का अगर आपको फाइनेंस अरेंज करना है तो इट इज अ गुड सोर्स डिबेंचर। एक कंपनी इजीली अपने फंड रेज कर सकती है डिबेंचर को इश्यू करके, और डिबेंचर पे उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और होता क्या है डिबेंचर? एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसा होता है डिबेंचर। एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट है, कंपनी ने आपको दे दिया। अब इसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, कब ये डिबेंचर मैच्योर होगा, इसमें क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिस इज द डिबेंचर, हम इन्हें बॉन्ड्स भी कह देते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सोर्स रहता है अगर आपने मनी रेज करनी है। अब डिबेंचर की फीचर्स क्या होती हैं? नंबर 1, ये बोरोड फंड है। भाई आपने बोरो किया है, आपको आफ्टर सम टाइम ये वापस करना पड़ेगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पे देना पड़ेगा। हर डिबेंचर में मेंशन होता है कि आपको जो हमारा डिबेंचर ले रहे हैं, क्रेडिटर है जो, उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। नो वोटिंग राइट। भाई अगर आप डिबेंचर होल्डर हैं, आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आपने ठीक है पैसा बोरो हमने आपसे किया है, लेकिन हम कोई वोटिंग राइट आपको नहीं देंगे। सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स आर इश्यूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स एसेट। कई बार कंपनी जो डिबेंचर इश्यू करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं कि कल को अगर मान लीजिए कंपनी फेल हो जाती है तो डिबेंचर होल्डर हैं उनको ये एसेट्स वगैरह को सेल करके उनकी मनी रिटर्न की जाएगी।
देन कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सर कंपल्सरी है पेमेंट देना इंटरेस्ट की, तो देना ही पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद जो आपका अमाउंट है वो आपको रिटर्न करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को, तो डेफिनेटली इनको रिडीम किया जाता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, जब आपके बहुत सारे डिबेंचर सोल्व किए जाते हैं तो एक ट्रस्टी को अपॉइंट करना होता है। एक ट्रस्टी कौन हो सकता है? ट्रस्टी एक बैंक भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। और ट्रस्टी का रोल क्या होता है? ये देखना कि जो बोरोइंग फर्म है इट फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और नॉट। भाई आपकी जो फर्म पैसा ले रही है डिबेंचर के थ्रू, उसने जो ऑब्लिगेशन आपको बोली, जो भी उसने कमिटमेंट की, कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी, वो उसको फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बोला था आपको हम पेमेंट करेंगे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें कौन देखता है? ट्रस्टी। देन आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। भाई डिबेंचर कई तरह के होते हैं, इनमें सबसे पहले आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जो किसी एसेट, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। इसमें जो हमारा डिबेंचर होल्डर है उसको बेनिफिट मिलता है, वो सिक्योर है कि अगर कल को कंपनी फेल हो जाती है तो इन एसेट्स को, इन प्रॉपर्टी को सेल करके उसको उसका अमाउंट मिल जाएगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं जो इशू तो किए जाते हैं लेकिन इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इन केस अगर कभी कंपनी फेल हो जाती है तो डिबेंचर होल्डर जो है वो सिर्फ केस कर सकते हैं अपने पैसे को रिटर्न के लिए, लेकिन इसको सेल करके वो, उनके पास कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सके। इसको हम सिंपल डिबेंचर और नेक डिबेंचर भी कह देते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है मेरे बच्चे रजिस्टर्ड डिबेंचर। वो डिबेंचर जिनके में हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जिनके नाम ड्यूली रिकॉर्डेड होते हैं रजिस्टर के अंदर, पूरा कंपनी रिकॉर्ड मेंटेन करती है, हम उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। मतलब से पूरा रिकॉर्ड है कि आपने अपने डिबेंचर किस किस पर्सन को इशू किए, कौन कौन डिबेंचर होल्डर है, उसका क्या एड्रेस है, हर चीज लिखी होती है। बेरर डिबेंचर्स होते हैं जिनमें कोई भी नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं होता, जिसके पास ये होते हैं वही इसका मालिक होता है। बेरर डिबेंचर्स होते हैं कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इंटरेस्ट जो है इट इज पेड ऑन शोइंग कूपन अटैच टू द डिबेंचर। भाई डिबेंचर के साथ कुछ कूपन हमने दे दिए, वो कूपन जो शो करेगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी ये बेरर आपके डिबेंचर्स हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कंपनी के पास किसके पास ये डिबेंचर गए हैं। एंड देन कन्वर्टिबल डिबेंचर, कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। इनमें आपको एक जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है कि जब ये डिबेंचर मैच्योर होंगे उसके बाद आपको अलाउ किया गया कि अगर आप चाहो तो आप इसको अपनी सिक्योरिटी में, इक्विटी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। हम उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ऑप्शन दे दी गई कि जब ये मैच्योर होंगे, अगर आप चाहते हैं इसको उस समय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। देन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, इनमें आपको कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दी गई, आप कभी भी इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर आते हैं हमारे फर्स्ट डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर कौन सी होते हैं? द डिबेंचर विच आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स आर रीपेड। देखिए कल अगर कंपनी पेमेंट करेगी, ये फर्स्ट डिबेंचर्स को पहले पेमेंट मिलेगी और बाकी डिबेंचर्स को बाद में पेमेंट मिलेगी, हम इनको बोल देते हैं फर्स्ट डिबेंचर्स। क्या होते हैं फर्स्ट डिबेंचर? इनमें प्रिविलेज मिल रही है कि पहले इनकी पेमेंट की जाएगी, बाद में दूसरे डिबेंचर्स की पेमेंट की जाएगी। सेकेंड डिबेंचर्स होते हैं विच आर पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर। अब फर्स्ट डिबेंचर कौन से है? जिनको प्रिविलेज मिल गई, सबसे पहले इनको पेमेंट मिलेगी और इनके बाद जिनको पेमेंट मिलेगी हम उन्हें बोल देते हैं सेकंड डिबेंचर। यानी फर्स्ट डिबेंचर को पेमेंट देने के बाद जिन डिबेंचर्स को पेमेंट दी जाएगी हम उनको बोलेंगे सेकंड डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर क्या होते हैं? जिनमें आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। इनमें होता क्या है कि इनका जो फेस वैल्यू होती है उससे कम रेट पे इसको इशू किया जाता है डिबेंचर होल्डर को। मान लो डिबेंचर का रेट है 1 लाख रुपए, आपको इशू कर दिया गया 80,000 के अंदर, तो जो इसका डिफरेंस होता है 20,000 का, वो एक तरह से रिटर्न होती है डिबेंचर होल्डर की। दोबारा समझिए, मैं फिर बताने जा रहा हूं क्या होगा। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर में क्या होता है कि मान लो डिबेंचर का रेट है 1 लाख रुपीज, फेस वैल्यू क्या है इसकी 1 लाख रुपीज, आपको इश्यू प्राइस क्या है आपकी, इसको कितने में मिल गया 80,000 के अंदर। जब मैच्योर होगा आपको 1 लाख रुपया ही मिलना है। अभी आपको मिला कितने का? ये 80,000 रुपीज का।
लेकिन जब मेच्योर होगा कितने रुपए मिलेंगे आपको? 1 लाख रुपए जो उसकी फेस वैल्यू थी। तो बीच में जो डिफरेंस है 20,000 का, वो आपके लिए रिटर्न हो गई डिबेंचर होल्डर की। लेकिन कोई इसमें प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। अब सेकंड कैटेगरी आती है हमारी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया, जिनका मेन रोल ये था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको टाइमली लोन अवेलेबल करा दिया जाए। इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी कह देते हैं, क्योंकि इनका मेन रोल क्या है कि हमने बिजनेस को प्रमोट करना है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, ताकि वो सेक्टर अच्छे से डेवलप कर सके। और ये इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं, अपनी मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएफसी, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 के अंदर, अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारा ये कॉर्पोरेशन है IFCI, इसका क्या मेन रोल होता है? इट इंक्लूड्स असिस्टेंस टुवर्ड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट and encouraging new entrepreneurs to enter into priority sector of the economy। भाई इसका काम क्या है? इसने असिस्ट करना है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, यानी जिन एरियाज में अगर इंडस्ट्री नहीं है, उन एरिया में इंडस्ट्री को लगाना चाहता है, उनको इजीली लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाए ताकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंकरेज करना कि वो प्रायोरिटी सेक्टर में एंटर करें। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन सी होती है? जिनमें कंट्री को जरूरत है कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ये इसका मेन रोल रहता है। सेकंड आता है हमारे पास स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दीज वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1951। अब इस एक्ट के अंदर ये बोला गया कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश कर सकती हैं अपने अलग अलग रीजन के अंदर, जिसका मेन मकसद होगा कि मीडियम और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अरेंज कराया जाए टू द इंडस्ट्रीज। यानी अब ये बेसिकली स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, नाम से पता लग रहा है। इनको कौन स्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगी। पर्पस क्या है? हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको मीडियम शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज कराया जाए। अच्छा, इनका जो स्कोप होता है, स्कोप ऑफ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट इज वाइडर देन IFCI बिकॉज इट कवर्स नॉट ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब देखिए, जो हमारे IFCI है वो लोन किसको देते हैं? सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को, लेकिन ये लोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी दे रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स को भी दे रहे हैं, और प्रोप्राइटरशिप कंपनी कंसर्न को भी देते हैं। तो इनका स्कोप जो होता है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, वो वाइडर माना जाता है। देन आता है हमारे पास ICICI। ये स्टैब्लिश हुआ 1955 के अंदर एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। अब इसका मेन रोल क्या है? इट असिस्ट द क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिवली इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्रिएट करने में, एक्सपेंड करने में, मॉडर्नाइज करने में ये उनकी हेल्प करेगा। इस पर्पस के साथ हमने ICICI को स्टैब्लिश किया 1955 में। देन हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक। इसका मेन काम क्या है कि आपने जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक। साथ में कमर्शियल बैंक को भी आप कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये बैंक 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1, असिस्टेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको असिस्ट करता है। डायरेक्ट असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, अगर डायरेक्ट लोन चाहिए किसी को, इंडस्ट्रियल कंसर्न को, उनको डायरेक्ट लोन भी प्रोवाइड करता है। एंड प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज, और जो फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज हैं उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, ताकि टाइमली जिस इंडस्ट्री को ये सर्विसेज चाहिए उनको वो अवेलेबल हो सके। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब it has been set up by many state government for the purpose of promoting industrial development in their respective state। अब अलग अलग स्टेट जो इसको स्टैब्लिश करते हैं अपनी स्टेट्स के अंदर, और उनका मेन मकसद यही है कि अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उन्होंने प्रमोट करना है। और ऑब्जेक्टिव हर स्टेट के अंदर इनका डिफरेंट होता है। मतलब पंजाब स्टेट कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ इसको स्टैब्लिश करेगी, मे बी हरियाणा गवर्नमेंट किसी और ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लेके आएगी, MP में कुछ और ऑब्जेक्टिव हो सकता है,
तो ऑब्जेक्टिव हर जगह इसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन मकसद यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है अपनी अपनी स्टेट में, इसके लिए इसको स्टैब्लिश किया जाता है। फिर आता है हमारे पास यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 अंडर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963। तो यूटीआई क्यों स्टैब्लिश किया गया? इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमने कम्युनिटी सेविंग को मोबिलाइज करना है, कि लोगों को बोला गया आप यूटीआई के अंदर अपना पैसा जमा कराइए, उस सेविंग को मोबिलाइज करें और बाद में उसको चैनलाइज करें इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव वेंचर। मतलब यूटीआई के दो रोल थे, एक तो लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम बताई ताकि लोग इसके बाद अपनी सेविंग जमा कराएं, और फिर जिनको पैसे की जरूरत थी, लोन की जरूरत थी इंडस्ट्रीज को, उनको लोन प्रोवाइड किया गया। यानी सेविंग को चैनलाइज करना है, मोबिलाइज करना है अच्छे से लोगों के पास जो पड़ा हुआ पैसा, और फिर उसको प्रोडक्टिव वेंचर्स के अंदर चैनलाइज भी करना है। देन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया बेसिकली 6 यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए। अब 6 यूनिट क्या होते हैं? 6 यूनिट होते हैं जो इंडस्ट्रीज हमारी लॉस में चल रही होती हैं। अब इसका मेन पर्पस ये था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज लॉस में चल रही हैं उनको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए स्टैब्लिश किया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में इसका 1985 में दोबारा से नाम चेंज किया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, और अगेन इन 1997 फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसका आपको याद रखना है कि अर्लियर इसका नाम क्या था? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, और बाद में इसका नाम चेंज हुआ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका मेन काम क्या है? ये असिस्ट करता है 6 यूनिट को कि कैसे उनके शेयर्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उनको इंप्रूवमेंट किया जाए उनकी मैनेजमेंट सिस्टम में, कैसे उनको फाइनेंस अरेंज कराया जाए एट लिबरल रेट ऑफ रिटर्न, एक लिबरल टर्म्स के ऊपर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें कैसे क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए। तो ये इसका मेन मकसद रहता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। अब आता है हमारा LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबको इसके बारे में पता होगा, बड़ा कॉमन है। LIC हमारा जो है सेटअप किया गया था 1956 में अंडर द LIC एक्ट 1956 आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ 245 एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी। 245 एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनको नेशनलाइज किया गया और एस्टैब्लिश किया गया LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मेरे को लगता है हर बच्चे ने इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अब इसका काम क्या है? LIC भी क्या करता है? ये मोबिलाइज करता है कम्युनिटी सेविंग्स को इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई LIC क्या करता है? आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में आप उसको इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, तो बहुत सारा आपका पैसा LIC के पास चला जाता है, और फिर LIC इसको अवेलेबल कराता है हमारे इंडस्ट्रियल कंसर्न को, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, in the form of direct loan and underwriting of subscription to the shares and debentures। यानी आपने अपना जो बीमा कराया, इंश्योरेंस कराया LIC के पास, आपने उसको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, बहुत सारा पैसा LIC के पास आ रहा है, फिर उसको प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को वो लोन दे रहे हैं जिसको फर्दर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से LIC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी, ट्रेड क्रेडिट। भाई ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? भाई ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट इन विच सप्लायर सेल्स रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और कंपोनेंट टू द बायर ऑन क्रेडिट। भाई एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो सेलर है अपने बायर को रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, कंपोनेंट क्रेडिट पर अवेलेबल करा रहा है। भाई मेरी ये कंपनी है, मेरे को कंपनी के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मैंने दूसरी कंपनी से मंगवाया, उन्होंने कहा ठीक है आप रॉ मटेरियल ले लीजिए, आप हमें पेमेंट 1 महीने में कर दीजिएगा, 2 महीने में कर दीजिएगा। तो ये क्या है? ट्रेड क्रेडिट 15 से 90 दिन के लिए अक्सर होता है, और आपकी रेपुटेशन के बेस पर मिलता है। अगर मेरी एक अच्छी रेपुटेशन है, सामने वाली कंपनी मेरे को अच्छे से ट्रेड क्रेडिट दे देगी। अब ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म, ट्रेड कंडीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सप्लायर। तो बहुत सारी बातों में डिपेंड करता है, आपको ट्रेड क्रेडिट ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा। अंडर ट्रेड क्रेडिट द बोरो डज नॉट रिसीव एनी कैश बट गेट्स इट्स सप्लाईज ऑन क्रेडिट। आपको कैश नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ सप्लाई मिल रही है ऑन क्रेडिट, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, चाहे फिनिश गुड की फॉर्म में है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड की फॉर्म में है, और इसको हम मर्केंटाइल क्रेडिट भी कह देते हैं। ये भी आपने याद रखना 1 नंबर के लिए।
अब क्या फीचर्स होती है ट्रेड क्रेडिट की? नंबर वन, इट इज कॉमनली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। भाई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए आप वो यूज कर सकते हो। आपने सामान मंगवाया, 15 से 90 दिन के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी है। इस पे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देने की जरूरत है। इट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड गुडविल ऑफ द बायर। मेरी अच्छी गुडविल है, मेरी अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, सामने वाले सप्लायर मेरे को इजीली क्रेडिट पर सामान अवेलेबल कराएंगे। एंड ट्रेड क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ द बायर ऑफ गुड्स। अब इसको जो गुड्स का बायर है उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करता है एज सन्ड्री क्रेडिटर और अकाउंट पेबल। इसकी फॉर्म में उसको वो अपने जो रिकॉर्ड है उससे मेंटेन करेगा। अब वॉल्यूम हमारा जो पीरियड ऑफ द क्रेडिट, अब कितना आपको वॉल्यूम मिलेगा ट्रेड क्रेडिट का, कितने पीरियड के लिए मिलेगा, ये डिपेंड करता है नंबर वन आपकी रेपुटेशन के ऊपर। अगर अच्छी रेपुटेशन है ज्यादा वॉल्यूम भी मिलेगा, ज्यादा टाइम के लिए भी मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन अगर स्ट्रांग है, अगेन आपको अच्छे टाइम के लिए और बढ़िया वॉल्यूम में क्रेडिट मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ परचेज टू बी मेड बाय द बायर, कितना वॉल्यूम आप परचेज कर रहे हो, एंड पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसे है, आपने पहले भी उनसे क्रेडिट लिया था, ट्रेड क्रेडिट टाइम पे दिया था कि नहीं दिया था। अगर आपका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको अगेन बहुत बढ़िया अमाउंट में अवेलेबल हो जाएगा, अच्छे टाइम के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। अब आता है हमारे पास लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आप सबको पता है हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, दुनिया भर के कमर्शियल बैंक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर हमें कभी लोन चाहिए हो। कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पर अपना पैसा आप जमा भी कराते हो, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करते हैं और आपको जब लोन की जरूरत हो तो यहाँ पे लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, ये सब एग्जांपल है किसके? कमर्शियल बैंक्स की। अब कमर्शियल बैंक की क्या फीचर्स है ध्यान दीजिएगा। नंबर वन, बैंक एक्सटेंड लोन्स टू फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस इन मेनी वेज। भाई चाहे छोटी फर्म है, स्मॉल है, इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री है, सबको लोन मिलेगा कमर्शियल बैंक से। They provide finance in the form of cash credit, overdraft facility, term loan, discounting of bill। अलग अलग वे से आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। ज्यादातर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए लोन देते हैं, लेकिन आज की डेट में बैंक्स ने लॉन्ग पीरियड के लिए भी लोन देना शुरू कर दिया है। और जो इंटरेस्ट होता है जो चार्ज करते हैं बैंक, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है, कितना अमाउंट लिया है लोन का, फॉर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और बाकी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है। तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट आपसे क्या चार्ज किया जाएगा। और जो लोन लेते हैं बैंक से, इट कैन बी प्रीपेड आफ्टर आइदर इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट। आप लोन को इकट्ठा भी वापस कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी वापस कर सकते हैं। एंड लोन इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन सिक्योरिटी ऑफ द एसेट। डेफिनेटली सर, आपकी कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेट्रल, उसके बेस पे ही कमर्शियल बैंक आपको लोन देगा। बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलेट्रल के कमर्शियल बैंक लोन नहीं देता। अब आता है हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट। क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट? ये भी एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब पब्लिक डिपॉजिट होता है दीज डिपॉजिट रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी कंपनी को लोन चाहिए और वो डायरेक्ट पब्लिक से लोन ले रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। Under this method, company inviting public deposits are required to advertise publicly along with its financial position। भाई कंपनी खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, भाई हम फला फला कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, हमें इतना पैसा लोन पे चाहिए, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, लाइक दैट। अब पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अब पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया जाता है, मीडियम टर्म के लिए भी लिया जाता है। और ये डिपॉजिट का बेनिफिट दोनों को मिलता है, डिपॉजिटर को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। आप पूछेंगे कैसे, अभी बताते हैं। सबसे पहले, कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर ए पीरियड अप टू 3 ईयर। ज्यादातर 3 सालों तक के लिए ये हमारा जो पब्लिक डिपॉजिट है ये लिया जाता है। एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी कैन डू सो बाय फिलिंग अप ए प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म। कंपनी अपना एक फॉर्म निकालती है, कोई भी पर्सन अगर अपना पैसा डिपॉजिट कराना चाहता है वो उस फॉर्म को फिल करके डिपॉजिट करा सकता है। कंपनी इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट, और कंपनी आपको डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू करेगी एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, कि हमने आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, हाँ भी हमने आपसे पैसा रिसीव कर लिया। इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। मैंने कहा ना दोनों को फायदा होता है, पब्लिक को भी फायदा होता है, कंपनी को फायदा होता है। पब्लिक को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है पब्लिक डिपॉजिट पे यूजुअली वो उससे ज्यादा होता है जो बैंक रेट यूजुअली दे रहे हैं।
मान लो बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6% और कंपनी आपको दे रही है 8%, 9%, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। पब्लिक डिपॉजिट आर इकोनॉमिकल फॉर कंपनी आल्सो, कंपनी के लिए भी इकोनॉमिकल है, एज इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट लेस देन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक। अब कंपनी अगर बैंक से लोन लेने जाती है, बैंक चार्ज करता है 12%, अब कंपनी कितना दे रही है आपको 9%, दोनों को फायदा हो गया। आप पैसे जमा कराते पब्लिक, आपको 6% मिल रहा था, कंपनी दे रही है 9%। कंपनी लोन लेने जाती, कंपनी को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ना था 12%, कंपनी को देना पड़ रहा है 9%, तो दोनों को फायदा होता है। The acceptance of public deposit regulated by the Reserve Bank of India, और ये सारे का सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उसमें होता है, प्रोविजन में होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा लुक आफ्टर करता है इसको कि ये सही तरह से लीगल वे में पब्लिक डिपॉजिट दिया जा रहा है। देन आता है हमारे पास इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये लास्ट है। पर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है? कॉर्पोरेट हैविंग सरप्लस फंड वुड लेंड टू अनदर कॉर्पोरेट इन नीड ऑफ फंड। भाई ये कॉर्पोरेट सेक्टर, नाम क्या इसका? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एक कॉर्पोरेट के पास कुछ सरप्लस फंड पड़ा हुआ था ए कंपनी के पास, और बी कंपनी को रिक्वायरमेंट थी, तो ए कंपनी ने जब बी कंपनी को लोन दिया क्योंकि उसका सरप्लस अमाउंट था, हम इसको बोलेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। भाई एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट की हेल्प कर रहा है, उसको कुछ पैसा लोन पे दे रहा है और उसके बदले में उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करेगा, दैट वी कॉल द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है, अगर दो कंपनीज की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे से लोन ले सकती है। और ये जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉल डिपॉजिट। अब इस डिपॉजिट में क्या होता है? इट इज विड्रॉन बाय द लेंडर बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ 1 डे। मतलब जो कंपनी है जिसे पैसा लेंड किया है, वो आपको 1 दिन का नोटिस देके पैसा वापस मांग सकती है। भाई एक कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो बी कंपनी को नोटिस देगी, भैया 1 दिन के अंदर मेरे को पैसा चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में अ लेंडर टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 डेज, लेकिन 3 दिन इसमें लगभग लग जाते हैं प्रैक्टिस में, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो। सेकेंड है 3 मंथ डिपॉजिट, नाम से ही पता लग रहा है। अब as the name suggests, such type of deposit provide fund for 3 months to meet up short term cash। भाई देखिए, अगर आपको 3 महीने के लिए डिपॉजिट चाहिए तो आप कहां पे लेंगे? 3 मंथ डिपॉजिट ले सकते हैं। यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की सेकंड कैटेगरी कौन सी आ गई? 3 मंथ डिपॉजिट। आपने एक कंपनी से लोन लिया, बी कंपनी ने, कितने टाइम के लिए? 3 मंथ के लिए। 3 महीने के बाद आपको इसे वापस करना पड़ेगा। एंड 6 मंथ डिपॉजिट। अब लैंडिंग कंपनी प्रोवाइड फंड्स टू द कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी मैक्सिमम ये 6 महीने के लिए होते हैं, समझ लीजिए। एक आपका आ गया कॉल डिपॉजिट, जब मर्जी मांग सकता हूं आपसे, 1 दिन का टाइम है लेकिन 3 दिन लगते हैं। ये 3 महीने के लिए मिलेगा आपको डिपॉजिट, और अगला मिलेगा 6 महीने के लिए। तो ये था मेरे बच्चे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट फिनिश हुआ। बच्चे कोई भी आपको डाउट हो, कहीं भी कोई दिक्कत आए, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इनको जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए और आपके बहुत सारे प्यार के लिए। थैंक यू।